विनायक और आप सभी का स्वागत है आईए ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटेजी कैसे हो जो हमारा एग्जाम निकालना है हम लोग को महिला पर्यवेक्षक का सब फॉर्म भर ही दिए होंगे, ऐसा मान के चलता हूँ मैं। सीजी व्यापम जो है वो कंडक्ट करा रहा है। अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसका सिलेबस क्या है। इसके सिलेबस में जैसा कि सीजी व्यापम के बाकी सब एग्जाम्स में रहता है, एक तो जीएस होता है जिसमें इंडियन जीएस भी रहता है और छत्तीसगढ़ का भी जीएस रहता है, दोनों में इंक्लूडेड रहता है। एक तो वो जीएस पार्ट हो जाता है और अच्छा तीसरा एक और पार्ट होता है। अच्छा दूसरा पार्ट क्या होता है? मैथ्स रीजनिंग। इसके बाद फिर तीसरा पार्ट क्या है? लैंग्वेज, जिसमें हिंदी और छत्तीसगढ़ी नहीं, हिंदी और इंग्लिश दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ी इसमें ही इंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा ये तो कॉमन सब्जेक्ट है। अब जो इसमें स्पेशलाइज्ड मतलब कैटेगराइज कर दिया गया कि अलग से इसमें अधिनियम भी आप लोगों को पढ़ना है। कौन कौन सा? महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित जितने भी प्रकार के अधिनियम है, टोटल 10 अधिनियम पढ़ने हैं हम लोग को। तो इसमें पहला पार्ट तो ये है कि अधिनियम पढ़ना है। इसके अलावा जो योजनाएं स्पेशली महिलाओं और बच्चों के लिए मतलब चलाई जा रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक है सखी वन स्टॉप सेंटर। तो इस तरह की जितने भी तरह की योजनाएं हैं, एक तो इनकी पढ़ाई करनी है और अधिनियम की पढ़ाई करनी है। इनके अलावा इसको भी पढ़ना है और इसको भी पढ़ना है। अब इसका वेटेज कितना है? जो खुली भर्ती है उसमें 40 नंबर का आने वाला है। अच्छा टोटल मार्क्स कितने होने वाले हैं? टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, मतलब टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसमें से 40 नंबर का अकेला इसी से आने वाला है, इसी पोर्शन से, सिर्फ इसी पोर्शन से। और मेरा यकीन है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना को अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो फिर आपका ये 40 नंबर में से 35, 36 इतना कवर किया जा सकता है। इतना आप ला सकते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाली बात नहीं है। इतना तो आप ला ही सकते हैं सिर्फ इसी पार्ट से। तो अगर आप लोग, कई लोग होंगे जो इसको छोड़ेंगे, लेकिन अगर आप लोग इसको पकड़ के रखते हैं तो बताइए एक नंबर से हम मतलब कंपटीशन से अंदर या बाहर हो जाते हैं। और यहाँ पर तो 35-36 नंबर की बात है, वैसे तो पूरे 40 नंबर की बात है। कोशिश रहेगी पूरे को कवर करें, कोई भी चीज ना छोड़ें, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी मिस्टेक्स तो हो ही जाते हैं सबसे। तो 35-36 नंबर इतना तो सबका आ ही सकता है, एटलीस्ट इतना वीडियो देखने पे। जितना चीज को बताऊं मैं, उतना में से इतना चीज तो कवर हो ही जाएगा। अब देखते हैं एक और है 120 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें एक्सपीरियंस मांगा है, जिसको बहुत कम लोग भरे होंगे, और लोग जो भरे होंगे उनके लिए बता रहा हूँ। 120 नंबर का सिर्फ इसी पोर्शन से आने वाला है। तो ये तो फिर जो पहले से एक्सपीरियंस वाला जो भरे हैं उनके पास तो या तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा भी इस पार्ट का, और अगर इसको आप छोड़ देते हैं तो फिर आप तो फिर बाहर ही हैं फिर। तो अब देख लेते हैं, पहले स्ट्रैटेजी देख लेते हैं क्या कैसे तैयारी करनी है। तो 40 नंबर का है, हमको पूरे 40 नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और मिनिमम इतना तो बनाना ही नहीं, इतना इससे नीचे तो आने ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें आप लोग को क्या पढ़ना है। एक तो महिला से रिलेटेड पढ़ना है, एक तो बाल कल्याण से रिलेटेड पढ़ना है। बाल शब्द लिखा है, कई जगह लिखा रहेगा सिर्फ बाल लिखा रहेगा, कई एक्ट में लिखा रहेगा बालक। तो इससे ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये सिर्फ मतलब जो लड़के वाले बच्चे हैं, बॉयज हैं, सिर्फ उनके लिए है, ऐसा नहीं है। बाल लिखा है या बालक लिखा है मतलब उसमें लड़का भी इंक्लूड है और लड़की भी इंक्लूड है, दोनों ही चीज इसमें आते हैं। अब एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि हम लोग को कौन कौन से एक्ट पढ़ने हैं, किस टाइप से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दहेज प्रथा निषेध अधिनियम, ठीक है, आगे लिखा नहीं हूँ, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम। एक तो 1961 का है और एक 2004 का है। इंडियन गवर्नमेंट जो बनाया वो है, मतलब केंद्र का अधिनियम है वो 1961 का है, दहेज प्रथा को रोकने के लिए। दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी बुराई है हमारे समाज की, तो उसके निवारण के लिए ये एक्ट लाया गया था 1961 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा 2004 में इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। और राज्य के पर्सपेक्टिव से क्या होता है, सेंटर कोई भी कानून बनाता है उसमें राज्यों को अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन करने की आज़ादी रहती है। वो अपने अपने हिसाब से, क्योंकि हर स्टेट का अलग विशेषता है, हर स्टेट में अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, तो
कौन सा किस मतलब सेंट्रल को थोड़ा ना पता है, मतलब सेंट्रल को ऐसे पता रहता है सारा चीज कि किस किस टाइप के लोग हैं, कैसा बनना चाहिए, लेकिन ये एक ब्रीफ में बना देता है और पूरा पूरा तरीके से थोपता नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। वो राज्यों के ऊपर भी छोड़ देते हैं कि अगर आप इससे अपने राज्य के हिसाब से और संशोधित रूप से बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया 2004 में। तो इसमें क्या, जैसे दहेज प्रथा की एक बुराई है, इसको जैसे जितना जल्दी दूर हो सके उतना पूरे समाज के लिए बेहतर है, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा, वैसे तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं, सारे अधिनियम ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हर एक बुराई को दूर करने के लिए इतने सारे कानून बनाए गए हैं। तो दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1961 पढ़ना है हम लोग को और 2004 पढ़ना है। इसके बाद आते हैं घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम। तो एक सामान्य से एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक परिवार है जिसमें एक लड़की है एक लड़का है, मतलब एक मम्मी पापा और 2 बच्चे होंगे, उनमें एक लड़का है एक लड़की है। अब होता ये है कि लड़के को ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है, लड़के को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, उसको ये पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है और उसको बहुत ज़्यादा छूट मिलती है एक लड़की की अपेक्षा, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और पहले ही मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि ये सारे अधिनियम हर एक परिप्रेक्ष्य को देखकर बनाए गए हैं, इसमें मैं अपने से कोई इनपुट नहीं डाल रहा हूँ। जो अकॉर्डिंग जिस एक्ट में जो बातें बताई गई है मैं एग्जैक्टली उसी चीज़ को बताने वाला हूँ। तो कोई भी ऐसा ना समझे कि ये मेरे पर्सनल विचार है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ आप लोग के एक्ट में दिया है मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा और उससे मतलब ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, जितना आप लोग को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज़ बताया जाएगा। तो होता ऐसा है, लड़कियों को हमेशा थोड़ा कम ही मिलता है एज कम्पेयर टू बॉयज़। तो बचपन से ही ऐसा होता है कि उसको अच्छे स्कूल, लड़कियों को अच्छे स्कूल में अच्छे कॉलेज में, अगर बाहर पढ़ने जाना है तो बाहर पढ़ते हैं, जॉब करना है तो जॉब करते हैं। लेकिन लड़कियों के टाइम में क्या होता है, अगर पढ़ना है तो यहीं पढ़ो, गांव में पढ़ रहे हो गांव में रहो, शहर में पढ़ रहे हो शहर अपने ही शहर में पढ़ो, दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। या आसानी से मतलब घर वाले रेडी नहीं होते हैं बाहर भेजने के लिए। बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो समाज है। समाज अगर सही तरीके से सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखेगा तो फिर लोगों को अपने आप में मानसिकता बनानी पड़ेगी, सबको सही क्या है गलत क्या है ये चीज़ को समझना पड़ेगा, तभी लड़कियों को स्वतंत्रता मिल सकती है अच्छे से। क्योंकि किसी को आप स्वतंत्र हो, आप फ्री माइंडेड हो, आप अपनी लाइफ के मालिक हो, ऐसा बोलने बस से कुछ नहीं होता। और जब तक, क्योंकि मानसिक रूप से जब तक मतलब जो पुरुष वर्ग हैं जब तक अपने मानसिक रूप से उन्नत नहीं होंगे तब तक ये जो महिला उत्थान का कार्यक्रम है, महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, ये सारा चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो सभी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सभी को अपने अपने स्तर पर कोशिश करनी पड़ेगी, तभी हो सकता है। अब देखते हैं तो दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा क्या है, घर में जिस प्रकार की अगर मांग पूरी नहीं होने पे, जिस प्रकार अगर कोई किसी टाइप की हिंसा या फिर हिंसात्मक गतिविधि अगर हो रही है तो वो सारी चीजें किस में आ जाती है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में। तो अब आपको इसमें यही पढ़ना है घरेलू हिंसा के बारे में। अब घरेलू हिंसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पत्नी है सिर्फ उसके साथ होगी, अगर घर में रहने वाली किसी भी कन्या के साथ, किसी बालक के साथ, किसी माता के साथ भी अगर किसी भी टाइप की हिंसा हो रही है तो वो सारी की सारी किसमें गिनती होगी, घरेलू हिंसा। तो ये केवल पत्नियों से रिलेटेड नहीं है। अब देखते हैं अगला अधिनियम, कार्यस्थल पर लैंगिक अपराध निवारण अधिनियम 2013। सबसे पहली बात स्टार्टिंग में बता दूं, आप लोग को सारे ईयर्स जो हैं सबके सब याद करने हैं, कौन सा अधिनियम किस सन में आया था। आप लोग को एग्जैक्टली इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछेगा भी, जहां तक कि मेरे को यकीन है ऐसा एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही, जोड़ मतलब सही जोड़ी मिलाओ, ऐसा एक आएगा ही आएगा। तो हम लोग एमसीक्यू में भी देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो कार्यस्थल पर लैंगिक अपराध निवारण अधिनियम क्या होता था, लड़कियों को जॉब करने के लिए घर वाले क्यों रेडी नहीं होते, उसका सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि वहाँ बॉयज होते हैं। बॉयज हैं वो किस तरह की गतिविधि में शामिल हैं, क्या करेंगे, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, इस बात से ये डर भी है। और एक डर पूरी तरह से नहीं बोल सकते, एक तो डर, पहला कारण है डर इन सब चीज़ों से। दूसरा, अगर
लड़कियां या महिलाएं जो है अगर पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती हैं तो फिर इससे क्या होता है, एक पुरुषों को एक ईगो रहता है, पुरुषों में एक ईगो रहता है कि हमसे बढ़कर नहीं हो सकती लड़कियां, घर घर भर हम ही लोग चलाते हैं, बाकियों से बाकियां मतलब महिलाएं बाहर का चीज़ नहीं जानती, वो सिर्फ चूल्हा चौकी जानती है। यही एक कॉन्सेप्ट रहता है, यही एक मानसिक स्मृति बनी रहती है। उसके कारण ये भी एक कारण है जो उनको जॉब करने नहीं दिया जाता है। अब जॉब करने दिया जा रहा है तो फिर वहाँ अपराध भी हो रहे हैं, अलग अलग टाइप के अपराध हो रहे हैं, ठीक है। तो या तो मानसिक प्रताड़ना भी देते हैं, शारीरिक प्रताड़ना भी देते हैं, तो दोनों ही चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का अगर अपराध हो रहा है किसी महिला के साथ तो उसका निवारण किस प्रकार किया जाए और उसके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन प्लान किए जा सकते हैं, ये सारा का सारा चीज़ इसमें इंक्लूड रहेगा। अब अगला देखते हैं टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मान्यता है कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो जादू मंत्र जानती है, जादू टोना जानती है, जिससे हमारा अहित कर सकती है। तो अगर कभी ऐसा कोई अनहोनी हो जाता है और किसी के ऊपर डाउट जाता है, ऐसा घटना हो रहा था इसलिए बनाया गया ये चीज़, तो ऐसा कोई घटना हो रहा था कि किसी पर्टिकुलर किसी औरत पे, किसी महिला पे ऐसा शक किया जा रहा था कि हाँ इसी ने कुछ जादू मंत्र किया है जिसके कारण हमारे साथ ऐसा बुरा हुआ, तो ऐसी महिला को क्या बोल देते थे वो लोग? टोनी। अभी भी बोलते हैं, टोनी बोल देते हैं। तो कई घटनाएं ऐसी हुई कि गांव से निकाल देते हैं, कई बार ऐसा हुआ घटना, महिलाओं को गांव से निकाला गया कि वो टोनी है बोल के, कई लोग को मार दिया जाता था, मृत्यु की हत्या की घटनाएं भी हुई है, बहुत सारी हत्या की घटनाएं भी बहुत सारी सामने आई हैं। तो उनकी अल्टीमेटली क्या हो रहा है उनके साथ, उनके साथ प्रताड़ना हो रहा है, तो उसके निवारण के लिए अधिनियम लाया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। कब लाया? 2005 में। तो हम लोग को एक इसके बारे में भी जानना है। अगला देखते हैं, अब ये हो गया महिलाओं से रिलेटेड। अब आते हैं बाल कल्याण से रिलेटेड, अब बच्चों से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें बाल विवाह निवारण अधिनियम या बाल विवाह निषेध अधिनियम 2007, 2006, 2007। तो 6 में आया था, 7 में पारित होकर लागू हुआ, इसलिए 6-7 गिन लेते हैं ऐसा। तो बाल विवाह क्या है? अगर किसी लड़के का एज 21 से कम है, किसी लड़की का एज 18 से कम है, ऐसे दो बच्चों का अगर विवाह करा दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? बाल विवाह। एक चीज और भी, दो चीज और है इसमें। अगर लड़के की उम्र नहीं हुई है, लड़के की उम्र 21 से कम है लेकिन लड़की की उम्र 18 हो चुकी है या 18 से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन लड़के की उम्र तो नहीं हुई है, तो इसको भी क्या कहेंगे? ये भी क्या कहलाएगा? बाल विवाह, क्योंकि दोनों में से एक तो बच्चा है अभी, मतलब एक का तो वयस्कता नहीं हुआ है। और तीसरा, अगर लड़की की एज नहीं हुई, लड़के का एज हो चुका है लेकिन लड़की की एज नहीं हुई है, 18 से कम है, तो ऐसे में भी इस कंडीशन में भी इस प्रकार के विवाह को क्या बोलेंगे? बाल विवाह। तो ये सारा का सारा कंडीशंस है, ये 3 कंडीशन है बाल विवाह का। बाल विवाह अपने आप में एक कुरीति है और इससे रिलेटेड इससे बहुत सारे नुकसान हैं। बाल विवाह होता है, उसके बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, तो हमको भी इससे रिलेटेड देखना है, जानना है ये है क्या, क्यों आया और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अगला आते हैं किशोर न्याय अधिनियम 2015-16। किशोर अवस्था में बच्चे रहते हैं उनके साथ पूरी तरह से, मतलब किशोर न्याय में जनरली बात करते हैं शिक्षा और उनको एक बालकों वाला, एक किशोर अवस्था वाला एक इन्वायरमेंट मिले ताकि उसमें वो अपनी मानसिक उन्नति और अपनी शारीरिक उन्नति ठीक से कर पाए। तो उससे रिलेटेड एक अधिनियम बनाया गया, किशोर न्याय अधिनियम। इसके बाद आते हैं बाल श्रमिक अधिनियम। आप लोगों ने या तो बचपन में ऐसा देखा भी होगा, सुने भी होंगे औरों के मुंह से कि छोटे छोटे बच्चों को जॉब, मतलब काम वाम पे लगा देते हैं, होटल वगैरह में नाश्ता परोसना है तो पानी देना है, इस तरह के अलग अलग कामों में लगा देते हैं। ये तो होटल तक सीमित, कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जहाँ हैजर्डियस प्रोसेस रहते हैं, मतलब हानिकारक, जो कहीं गैस निकल रही है, हानिकारक गैस निकल रही है, वहाँ पर भी उसको काम करना है छोटे से बच्चे को, और मतलब उनके जान को जोखिम हो, उनकी सुकुमार अवस्था को नुकसान पहुंचे, ऐसे फैक्ट्रीज में भी ये लगाया जाता था, मतलब लोगों को, बच्चों को लगा देते थे, चलो आप काम करवा सकेंगे। इसके पीछे 2 कारण रहते थे। एक तो बच्चे हैं
तो उनको ज़्यादा सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है, कम पैसे में भी वो लोग रेडी हो जाएंगे। दूसरा, ये मजबूरी है इनकी, इनके पास अगर कुछ भी नहीं है, पर्टिकुलर किसी बच्चे के पास, उसके परिवार कुछ नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या है, बच्चे मजबूरी में भी काम करेंगे। तो ऐसे लोगों को भी रोका जाए, बाल बाल मतलब बच्चों को श्रमिक बनने से रोका जाए। ऐसा रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 1986 में एक अधिनियम लाया, बाल श्रमिक निषेध अधिनियम। तो ये है, तो ये 3 है हमारे सिलेबस में, ये 3 अधिनियम बच्चों से रिलेटेड, और ये 1 2 3 4 5 अधिनियम है महिलाओं से रिलेटेड। अब 2 और अधिनियम है जो आयोगों की जो आयोगों का गठन करने से रिलेटेड है। पहला क्या है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, मतलब बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करे। ऐसा जैसे हमारे संविधान में क्या दिया हुआ है, हमें मूल अधिकार दिए गए कि हम यहाँ के नागरिक हैं, तो हमें कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, वो सारे चीज़ हम लोग को दिए गए। वैसे ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम में बताया गया कि बच्चों के क्या क्या अधिकार हैं और उनको संरक्षण करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए जाने चाहिए, क्या किए जा सकते हैं, कहीं मतलब कहीं अगर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो फिर किस तरह से उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, सारा का सारा चीज़ बताया गया है इस अधिनियम में। अब महिलाओं से रिलेटेड भी एक है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, महिलाओं की स्थिति को और मतलब और उन्नत बनाने के लिए। अभी भी ऐसा लगता है कि महिलाओं को बहुत स्वतंत्रता मिली हुई है, बहुत कुछ प्रिविलेज मिला हुआ है, लेकिन ऐसा पूरी जगह नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं तो अब ये सब चीज़ बंद हो गया, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे गाँवों में भी, बड़े गाँवों में भी, छोटे शहरों में भी, बड़े शहरों में भी, छोटे देशों में भी और बड़े देशों में भी, यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी अभी का डाटा है, न्यूज़पेपर में आया था, 40 to 45% महिलाएं जो हैं घरेलू हिंसा की शिकार हुई है। हम लोग ब्रिटेन को बोलते हैं कि वो मतलब वो विकसित देश है, विकसित देश माना जाता है यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज को, उसके बाद भी वहाँ इतने बड़े स्तर पर घरेलू हिंसा की घटना है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ रही है और वैसे ही अब ब्रिटेन में ये हाल है जो कि एक डेवलप्ड नेशन है, तो हम अभी डेवलपिंग नेशन में हैं, हम अभी डेवलप कर रहे हैं, हम लोग विकासशील हैं, वो विकसित है, विकसित में भी इतना प्रॉब्लम है तो विकासशील में भी तो प्रॉब्लम होगा। आप लोग जानते, आसपास सबके परिवार में कहीं ना कहीं ऐसा हो भी जाता है कि मतलब महिलाओं का ठीक मतलब महिलाओं को ठीक तरह से अधिकार नहीं मिलते या फिर उनकी स्वतंत्रता का भी हनन होता है, सबके घर की बात है। तो इनके संरक्षण के लिए एक आयोग का गठन किया गया, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग। तो किस अधिनियम के तहत किया गया, राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के अंतर्गत। मतलब इसको कौन पास किया था, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में पास हुआ था। 95 में तो हमारा राज्य बना नहीं था, तो 95 में पास हो चुका था ये। उसके जैसे ही ये हमारा राज्य नया बना, छत्तीसगढ़ राज्य बना सन 2000 के बाद से, फिर हम लोग जैसा है ये वैसा ही उसको अडॉप्ट कर लिए, बस नाम को चेंज कर दिए। पहले एमपी था, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम था, उसको हम लोग कर दिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995। तो चेंजेस कुछ नहीं किए गए, बस राज्य चेंज तो फिर नाम चेंज, बस इतना सा किया गया। अब ये सारे हैं अधिनियम। इसके बाद आएगा योजनाएं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही है, बालकों के स्थिति को सुधारने के लिए बनाई जा रही है। ऐसा लगता है, देखिए आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप लोग क्लासेस यूज़ कर रहे हैं, मतलब डेफिनेटली आप एक ऐसे जगह में हैं जहाँ पर आप मतलब आप महिलाएं हैं अगर, तो आप लोग डेफिनेटली एक ऐसे जगह में हैं जहाँ पर आप लोग को अधिकार ठीक ठाक मिले हुए हैं। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, गांव साइड जाएंगे तो कई सारी जगह ऐसा रहता है कि जैसे अभी आप लोग शादी के लिए मना करोगे कि अभी तो एज नहीं हुआ है, अभी और थोड़ा चाहिए ऐसे करके। लेकिन सोचिए आप लोग को 20 के आसपास होंगे, 20-21 के आसपास होंगे मिनिमम, मैक्सिमम तो आप लोग 30 के आसपास होंगे। सोचिए आप लोग के पास इतना टाइम मिला है, उसके बाद भी आप लोग थोड़े और टाइम के लिए तो मतलब थोड़ा और टाइम मांगते हैं और आप लोग को मिल भी जाता है। गाँव में 18 कंप्लीट हुआ नहीं कि शादी करा देते हैं, कई सारे केसेस में तो 18 पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ रहता है, उसके बाद भी करा देते हैं। तो उनकी स्थिति अपने आप में ही मतलब एक तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, उसके बाद तो इतने सारे अपराध होने बाकी हैं।
ये होते हैं और उसी से उनको उनको सुरक्षित रखना है, इसलिए इतने सारे अधिनियम बनाए गए हैं। तो हम लोग का यही स्ट्रेटेजी रहेगा, पहले तो अधिनियम को अच्छे से पढ़ेंगे। एक चीज़ और का ध्यान रखेंगे, धाराएं याद करने में अगर आप लोग जाएंगे तो फिर वो समस्या हो जाएगा, क्योंकि हर एक अधिनियम में बहुत बहुत सारी धाराएं हैं, धारा 1, धारा 2, धारा 3 ऐसे करके बहुत सारी हैं। जैसे अगर सिर्फ दहेज प्रथा अधिनियम 1961 में देखा जाए तो 37 धाराएं हैं। अब आप कौन कौन सा याद रखेंगे? इसमें 37 हैं, इसमें भी होंगी कुछ 20-25 होंगी, तो यहाँ हर एक अधिनियम में कम से कम 20-25 तो है ही हैं। तो आप लोग धाराएं याद करने में बिजी ना रहें, हो सकता है इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछ दें, लेकिन चांसेस थोड़े कम हैं इस टाइप्स के क्वेश्चन के। तो जिस टाइप के क्वेश्चन हैं हम लोग क्वेश्चन जिस टाइप से पूछ सकते हैं हम लोग उसी तरह से हम लोग उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रैटेजी आप लोग को मुझे ऐसा लगता है इस पोर्शन की तो क्लियर हो गई होगी। बाकी की जानकारी हम लोग धीरे धीरे, अब एक्ट स्टार्ट होते जाएगा धीरे धीरे, तो सारा एक्ट को एक एक करके पढ़ते जाएंगे और आप लोगों के लिए बेहतर होगा। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, या तो हमारी ज्वाइन कर लीजिए या फिर किसी और की भी। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक जगह का यूज़ कर सकते हैं। हो सके तो किसी और के भी करें, एक से ज़्यादा भी अगर होती है, जैसे 2 अलग अलग इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, तो अब बेहतर है, क्योंकि आप ही के लिए जितना जितना क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग उतना माइंड आप लोग का और क्लियर होते जाएगा। तो स्ट्रैटेजी में सिर्फ इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी एक अधिनियम के साथ। शुरुआत देखते हैं, घरेलू हिंसा से करनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं अभी, तो उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर को समझाने में आप लोग को बहुत आसानी जाएगा, आप लोग को ये आसानी से समझ आते जाएगा क्योंकि ये अकेला एक एक्ट ऐसा है जो बहुत सारे एरिया को कवर करता है। इसी में ही हम लोग कार्यस्थल पर लैंगिक अपराध को भी पढ़ सकते हैं और दहेज प्रथा से रिलेटेड भी चीज़ आता है इसमें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। तो इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी के सारे डिटेल्स जो जैसे हम लोग अभी कोर्स लॉन्च किए हैं इस अधिनियम से और इससे रिलेटेड अधिनियम और जितने भी प्रकार के योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड, तो आप लोग हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं आईए ट्यूटोरियल ऐप पे। और बाकी अगर किसी भी तरह की क्वेरी है या फिर किसी भी तरह की समस्याएं अगर आप लोग को हो रही है, तो आप लोग हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट लिस्ट वगैरह सब सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।